साथियों का मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और हमारे साथ में विराजे हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के चेयरमैन और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ में कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी पर आज आपके साथ में ये प्रेस वार्ता रहेगी। जय जगन्नाथ के साथ अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि उड़ीसा जो है जगन्नाथपुरी से जाना जाता है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई देश में बढ़ी है, एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी मुक्त भविष्य का सपना देश को दिखाया था, लेकिन ठीक इसके विपरीत उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और 45 वर्ष में सबसे बड़ी बेरोजगारी की भयावह स्थिति में इस देश को डालने का काम किया। और पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार से महंगाई और मूल्यवृद्धि रही है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कैसे 2014 का और 2022 का हम एक तुलनात्मक डेटा सामने लाते हैं तो पता चलता है कि बेहताशा वृद्धि महंगाई में इस देश में पिछले 8 सालों में हुई है। हम जब बात करेंगे एलपीजी की, 2014 में जो 410 रुपए प्रति सिलेंडर एलपीजी की रेट हुआ करती थी, आज 2022 में ये बढ़कर के 1053 से लेकर के और 1240 रुपए तक हुई है। और जब वृद्धि प्रतिशत में निकालेंगे तो ये वृद्धि 156% हुई है। इसी प्रकार से पेट्रोल पर जो 71 रुपए 2014 में प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज 2022 में ये बढ़कर के 95 से लेकर 112 रुपए प्रति लीटर है। लोगों को दिख रहा है सामने, हम लोग भी अपने गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भराते हैं तो हमें भी लगता है कि आज हमको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। ये पेट्रोल में जो वृद्धि है लगभग 40% है। डीजल में इसी प्रकार से 2014 में 55 रुपए प्रति लीटर डीजल हुआ करता था, आज वही डीजल की कीमतें 90 रुपए से 100 रुपए है। और जब हम प्रतिशत में वृद्धि की बात करते हैं तो 75% वृद्धि देश में डीजल में हुई है। इसी प्रकार से जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मतलब वो चीजें जो आम जनता की रोजमर्रा में हम लोग काम में लेते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, गेहूं का आटा हो, दूध हो, हर चीज में वृद्धि हुई है। 90 रुपए प्रति किलो दूध जो है सरसों का तेल हुआ करता था, आज वो 200 रुपए किलो है। वृद्धि 122% हुई है। गेहूं का आटा जहां 22 रुपए था वो आज 35 से 40 रुपए है। लगभग 81% की वृद्धि जो है गेहूं के आटे में हुई है। दूध जो 35 रुपए किलो 2014 में हुआ करता था, आज जब 2022 की बात करते हैं तो दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, जो 71% की वृद्धि दर्शाता है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि जहां 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने केवल महंगाई को नियंत्रित करने की बात नहीं कही थी, रोजगार की बात कही थी। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो ये सरकार 2014 से लेकर के अब तक न सिर्फ बेरोजगारी में अनियंत्रित रही है, महंगाई पर भी इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। और उनकी गलत नीतियों और धोखेबाजी की वजह से आज देश के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि जब 2019 का वक्त था, जब चुनाव थे, प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी देश से वादा किया था कि
हम लोग जो है खाद्यान्न, दही, लस्सी और छाछ जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं करेंगे। 2022 में इन्हीं वस्तुओं पर जीएसटी लागू किया गया। और आज जब हम बात करते हैं उसी 2019 के चुनाव की, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की बात जो है बढ़ चढ़ के की थी और उसके आधार पर उन्होंने वोट मांगा था। आज हालात ये हो गए, जिस प्रकार से वृद्धि एलपीजी में हुई है, वही उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है उसे भरने की क्षमता एक आम आदमी की नहीं है। वो सिलेंडर खाली पड़े हैं। उज्ज्वला योजना पूरी तरीके से इनकी फेल हुई है, जिसके दम पर इन्होंने 2019 में वोट मांगा था। ऐसे में जब हम बात करेंगे, उपभोक्ता परेशान है, आम जनता परेशान है, उज्ज्वला योजना के वो लाभार्थी जो हैं वो भी आज परेशान हैं। ये दो ही उदाहरण नहीं है देश में, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं। सरकार पूरी तरीके से जो है विफल रही है। हर कीमत पर खजाने को भरने की जो हताशा है इस सरकार की, मोदी जी की, मैं कहना चाहूंगा कि इसी के चलते इन्होंने अप्रत्याशित ईंधन कर जो है देश के ऊपर थोपा है और भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बहुत बड़ा आघात इसकी वजह से लगा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जो वैश्विक कीमतें हैं वो आज की तारीख में घटी हैं 2014 के बनस्पत, लेकिन उसका लाभ जो है आम उपभोक्ता को नहीं मिला है। उस समय जो इंटरनेशनल पूल की कीमतें थी वो कम थी, आज उस समय जो कीमतें थी वो बढ़ी हुई थी, आज कीमतें घटी हैं। फिर भी उपभोक्ता को डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के अंदर किसी भी प्रकार का जो है सहयोग कीमतों को कम करके नहीं मिल रहा है। हम अगर कच्चे तेल की बात करेंगे, मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी, जो आज घट करके 97.01 है। लेकिन उस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें 71 और 55 रुपए थी। जब इंटरनेशनल पूल ज्यादा था तब कीमतें कम थी 2014 में। आज इंटरनेशनल पूल कम है तो कीमतें बढ़कर के पेट्रोल और डीजल की 95 से लेकर 112 पेट्रोल और 90 से लेकर 100 डीजल है। ये समझ के परे है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार अपने खजाने को भरने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से एलपीजी की हम बात करते हैं तो 2013-14 में जिस प्रकार से एलपीजी की दर थी $881 प्रति मीट्रिक टन, वो घट करके 670 आज हो गया है। लेकिन कीमतों के अंदर 3 गुना इजाफा हुआ है। जहां 410 रुपए प्रति सिलेंडर एलपीजी हुआ करता था, वो आज बढ़ करके 1053 से 1240 तक है। ऐसी परिस्थितियों में जो है देश में महंगाई के हालात, कमर तोड़ महंगाई के हालात देश में बन गए हैं और आम नागरिक, आम व्यक्ति जिसने महंगाई मुक्त भविष्य देखा था, दिखाया गया था, ये कहना चाहूंगा मोदी सरकार के द्वारा, वो आज ठगासा महसूस कर रहा है। कच्चे तेल और रसोई गैस की इन्हीं इंटरनेशनल कीमतों के बावजूद जो है किस प्रकार के हालात देश में हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हम मोदी सरकार की दिशाविहीन नीतियों की जब बात करते हैं, बेरोजगारी की स्थिति को देखें तो एक विनाशकारी मोड़ देश ने ले लिया है। जहां नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किया गया जीएसटी कर प्रणाली, इन तमाम चीजों से जहां एक और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से देश में चरमरा चुकी थी, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रमों को भी बेचने का कार्य मोदी सरकार कर रही है और उसका सीधा फायदा जो है उनके स्वयं के जो है मित्रों को, जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको मिल रहा है। पूंजीपति मित्रों को वो उपक्रम हस्तांतरित किए जा रहे हैं।
सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण केंद्र सरकार में आज की तारीख में लगभग 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो लगभग कुल स्वीकृत पदों का 42% है। इसके अतिरिक्त जहां हम लोग बात करते हैं, एक विवेक शून्य अग्निपथ योजना लागू की, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य इस सरकार ने किया, जो सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ही नहीं है, हमारी देश की सुरक्षा को खतरा भी इस योजना से निश्चित रूप से है। सशस्त्र बलों में शामिल होने की कल्पना और सपना देखने वाले बेरोजगार जो नौजवान हैं, उन्हें क्या सरकार देगी? किस प्रकार से ये हमारे देश के युवक युवतियों को 4 साल के लिए संविदा के आधार पर नौकरी का प्रस्ताव दे करके क्या कहना चाहते हैं, ये देश के लोगों को समझने की जरूरत है। जो किसी प्रकार की पेंशन की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी इस अग्निपथ योजना में नहीं है। सरकार की इन विवेकहीन नीतियों के परिणाम निश्चित रूप से देश के लिए विनाशकारी है और लाखों युवा निराश होकर के नौकरी के बाजार से पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां पलायन के बावजूद जो 20 साल से लेकर के 24 वर्ष की आयु वर्ग के नौजवान, जो लगभग 42% युवा है, वो चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो स्नातक है या कोई पीएचडी की डिग्री प्राप्त भी है, वो लोग भी निम्न स्तर की नौकरियों के लिए, चपरासी स्तर की नौकरियों जहां पर कम पढ़े लिखे, कम पढ़ा लिखा होना भी चल सकता है, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि वो लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। देश के हालात किस तरह के हैं, ये सोचने की जरूरत है और वो युवा मजबूर है। ऐसी स्थिति में जहां देश के हालात बेरोजगारी को लेकर के और महंगाई को लेकर के बद से बदतर हो चले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में उन नौजवानों के साथ और देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। और ऐसे वक्त पे जब हम बात करेंगे, चाहे संसद से सड़क तक की लड़ाई हो, कांग्रेस ने अनगिनत ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो आम जनता की लड़ाई से जुड़े थे। संसद में भी हम लोगों ने आवाज उठाई और सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी हाल ही में 5 अगस्त को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोगों ने संसद से विजय पथ तक जो है राष्ट्रपति भवन जाने की बात करी थी और राष्ट्रपति से मिलने की बात करी थी कि किस प्रकार से बेहताशा वृद्धि महंगाई पर हुई है। ऐसे में वहां रोका गया सांसदों को भी, राहुल जी को, तमाम कांग्रेस जनों को, और उन्हें डिटेन किया गया, पूरे दिन अरेस्ट रखा गया। ऐसे में जहां देश हित में जनता की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर है, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले जून 2021 से लेकर के अब तक पूरे 1 वर्ष के अंदर लगभग 7 देशव्यापी प्रदर्शन जो है देश की जनता के हितों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करने का कार्य किया, सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जो सपना और जो वादा देश से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है, वो अपने वादे को पूरा करने का काम करे, पूरा करने का बीड़ा उठाए, ताकि देश के नौजवानों को और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लग सके और जो है देश के इन लोगों को जहां महंगी चीजें मिल रही हैं, उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उन्हें राहत मिल सके। और मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तरीय एक कार्यक्रम, महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं। देश हित में जनता को भी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम के साथ में मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कार्यक्रम के साथ
देश में चल रही सरकार को झुकना पड़े और महंगाई को कम करने के कदम ये सरकार उठाए, नौजवानों को रोजगार देने के कदम ये सरकार उठाए, ये मैं कहना चाहता हूं। इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अगर कोई प्रश्न भी हो तो वो भी आप लोग करें। इसके साथ लोकल यहां उड़ीसा की एक बात और करना चाहूंगा जो बेरोजगारी से जुड़ी है। मुझे आंकड़े प्राप्त हुए हैं उड़ीसा राज्य के, सरकार में लगभग अब तक स्टेट गवर्नमेंट में 1,62,000 पद जो है रिक्त पड़े हैं, जिसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है इन पदों को भरने के लिए। इसमें 80,000 पद ऐसे हैं जो एंट्री लेवल से ही रिक्त हैं। हालात राज्य के कैसे हैं ये आप लोग समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है, आप लोगों की भी है, मीडिया की भी है, बेरोजगार की भी है और उन तमाम लोगों की है जो आज इस देश के इन हालातों में जो है सर उठा करके नहीं जी पा रहे हैं। देश की जनता की लड़ाई है, सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं कि मीडिया का हो सकता है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। I am extremely grateful to Mr. Honorable M.K. Srijukta Nirad Tyagi. He has addressed you at length. Now he invites questions and I request you to raise questions you have. प्रश्न है अगर आप जी। आपने केंद्र सरकार को इतना सारा क्रिटिसाइज किया, आपका जब सरकार सत्ता में आता है तो आप कुछ कमिटमेंट करना चाहेंगे? देखिए तो मैं प्राइस को लेकर आम आदमी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर अगर सत्ता में कांग्रेस आता है तो आप क्या कमिटमेंट करना? देखिए मैं इसमें बहुत साफ कहना चाहूंगा, हमें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने करके दिखाया है। जब इंटरनेशनल पूल हाई था उस समय हमारी कीमतें लो थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2013-14 में, और उस वक्त हालात देश के बहुत स्थिर थे, अर्थव्यवस्था शानदार थी, पूरे विश्व में भारत एक अलग नजरिए से अर्थव्यवस्था में देखा जाता था। आज पूरा उलट है मामला, जहां इंटरनेशनल पूल की कीमतें कम हुई हैं वहीं महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है और कांग्रेस देश में अगर सत्ता में आएगी तो हम हमारे वादों पर अडिग रहेंगे। ये महंगाई निश्चित रूप से कम होगी और देश की जनता को हम लोग वो जो है महंगाई मुक्त भारत देंगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। सवाल ये है कि देखिए आप केंद्र के विरुद्ध मतलब अभी शिकायत उठा रहे हैं कि जैसे महंगाई हो रहा है, महंगाई क्यों हो रहा है इस बारे में आपको थोड़ा बताना चाहिए। फिर का और एक बात है इसमें वो राज्य सरकार कभी भी इस बात पर मतलब शिकायत नहीं किया, तो इसके मतलब राज्य सरकार के साथ मिली हुई है अगर महंगाई हो रहा है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई क्यों हो रही है उस पर मैंने प्रकाश डाला पूरी तरीके से। क्यों महंगाई बढ़ी है, क्यों महंगाई हो रही है। सरकार अपने खजाने को भरना चाह रही है। वो चाहे तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कम करेंगे तो पूरी तरीके से पूरे देश में हर आवश्यक वस्तु की कीमतें भी कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य सरकार अगर उनकी हाँ में हाँ मिला रही है तो निश्चित रूप से वो मिले हुए हैं और यहां हमें समझना होगा, चाहे बेरोजगारी हो राज्य में या महंगाई की बात हो, यहां लड़ाई लड़नी होगी। आम जनता को भी कांग्रेस के साथ साथ सड़कों पर आना होगा। बड़े टाइम बाद लखनऊ में मुलाकात हो रही है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित और कुशल मंगल होंगे। आज की जो कहानी है वो कहानी है महंगाई की। और अगर आपको याद हो तो 2012 के आसपास पीपली लाइव एक पिक्चर आई थी और उसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। उस गाने में थोड़ा संशोधन है और संशोधन इसलिए है क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ अगर वो भोजपुरी बोलूँ
सखी सैया तो नईखे का मात है, महंगाई डायल खाए जाते हैं। आज के दौर की जो महंगाई है वो गला इसलिए रेत रही है, वो कमर इसलिए तोड़ रही है क्योंकि ये बेरोजगारी और कम आय के बीच में आई हुई महंगाई है। आज जनता को महंगाई के बोझ तले उन लोगों ने दबाया है जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जनता को बेरोजगार और 45 वर्ष की भयावह बेरोजगारी के नीचे उन लोगों ने कुचला है जो 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात करते थे। 22 करोड़ आवेदन आए हैं पिछले 8 साल में और 7 लाख नौकरियां मिली है। यही असलियत है सरकार की। आज की जो महंगाई है वो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जिस पर अमूमन चर्चा होती है उस तक सीमित नहीं है। आज तक की महंगाई ने आटे को इस गरीबी में और गीला कर दिया है, दूध दही आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है, लस्सी पीना दूभर कर दिया है। और सरकार के सामने अगर ये बोलिएगा तो आपको पलटकर बोला जाएगा कि ना हम लहसुन प्याज खाते हैं, ना हम दूध दही पीते हैं। बेरोजगारी की बात करिएगा तो बोला जाएगा पकौड़ा तलो। कुछ आंकड़े हैं और आंकड़े झुठलाते नहीं है, आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। रसोई गैस का सिलेंडर 2014 में 410 रुपए का था, आज 1053 से लेके 1200 तक बिक रहा है। पेट्रोल 71 का था, आज 100 के पार है। डीजल 55 का था, आज 90 से 100 के बीच में है। आटा, गेहूं का आटा 22 रुपए प्रति किलो बिकता था, आज वो 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 81% बढ़त हुई है। और बच्चों को पिलाने वाला दूध 35 रुपए प्रति लीटर जो 2014 में बिकता था वो 60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दही लस्सी के दामों में वृद्धि हुई है। पकौड़ा तलने वाला तेल भी महंगा कर दिया इन लोगों ने। ये क्यों हुआ है? क्या ये वैश्विक कारणों से हुआ है? क्या सरकार कोरोना और यूक्रेन के पीछे छुप सकती है? नहीं, छुपने का काम कायर करते और वही काम ये कर रहे हैं। सरकार ने जीएसटी में फैसला लिया और आटा, दाल, चावल, दही, लस्सी पर जीएसटी लगा दिया। और जब विपक्ष ने, ये पते की बात है, जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया तो ये कहकर भ्रमित किया गया कि आप तो जीएसटी काउंसिल में थे, आपने वहां पर विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए जो वित्त मंत्री बोलती हैं, जो मोदी जी बोलते हैं, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में राजस्थान की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाकायदा लिखित विरोध किया है। इसके बारे में राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लिखकर वित्त मंत्री को याद दिलाया कि आप झूठ मत बोलिए, हमने लगातार इसका विरोध किया था और डिसेंट लेटर दिया था। तो पहला झूठ उनका ये है। दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश होना जरूरी है। क्या कोई भी विपक्ष का राज्य जीएसटी काउंसिल में जो सरकार ने फैसला ले लिया उसके खिलाफ कुछ कर सकता है? उसका जवाब है नहीं। और इसका तथ्य मैं आपको बताती हूं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार के पास 33% वोट है और हर राज्य के पास 2% वोट है। तो अगर आप किसी टैक्स का विरोध कर रहे हैं तो या तो आपको केंद्र सरकार का साथ चाहिए या 25 राज्यों का साथ चाहिए। लेकिन 25 में से 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो ये विपक्ष का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों और मोदी जी की केंद्र सरकार का लिया हुआ निर्णय है। दाम बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकारों ने और केंद्र की मोदी सरकार ने किया। जब लोग महंगाई पे हाहाकार कर रहे हैं तो सरकार के चुने हुए सांसद लोकसभा में खड़े होकर क्या कहते हैं? फ्री फंड का खाना खा रही है जनता। भाजपा के चेक लिख कर आ रहे जनता को खाना खिलाने के लिए। एक दूसरे मान्यवर हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, सांसद हैं, वो कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं, सब्जी खरीदने जाइए महंगाई कहीं दिखती नहीं है।
वो पता नहीं कौन से पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं, क्योंकि देश में बढ़ता हुआ कुपोषण ये बताता है कि महंगाई ने आपकी थाली तक में घर कर लिया है। ये सरकार की असंवेदनशीलता है कि महंगाई दिखती नहीं है। एलपीजी की बात हो ही जाए, ये सरकार से जब भी डिबेट करिए दो ही बात बोलती है, 84 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। अपने घर से तो राशन लाए नहीं थे, ना भाजपा के कार्यालय से राशन आया था। इस देश का राशन है, इस देश के लोगों तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहुंचना था, और आपने देश की यह हालत कर दी कि 135 करोड़ के इस देश में 84 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या कहते हैं? उज्ज्वला। उज्ज्वला का काला सच ये है कि औरतों के आंसू तो मोदी जी को एक जमाने में खूब दिखते थे। जो 4.5 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर भरे नहीं गए बढ़ते हुए दामों से, वो नहीं दिख रहे। यह है इनका असली काला सच। 1053 से लेकर 1200 का सिलेंडर गरीब व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग के लिए भरना मुश्किल हो रहा है। और ये सिर्फ वो तमाम उदाहरण हैं जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन वादों को कैसे झुठलाया गया। पेट्रोल और डीजल की भी बात कर ही ली जाए, और करनी जरूरी है। करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ोतरी हुई वो असल में कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ोतरी कम नहीं हुई। वो बढ़ोतरी कम इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर दाम गिरते हैं तब हमारी सरकार वो दाम कम नहीं करती है। जब वैश्विक स्तर पर दाम गिरकर $20 प्रति बैरल हो जाते हैं तो सरकार कोरोना काल में दाम कम नहीं करती। अभी कुछ महीनों से दाम लगातार गिर रहे हैं। अभी कुछ महीनों से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल का, डीजल का, कच्चे तेल का, एलपीजी का दाम गिर रहा है, लेकिन क्या हमारी सरकार ने दाम कम किए? नहीं। सरकार ने आम आदमी से मुनाफाखोरी करके 27 लाख करोड़ रुपए कमाए, राहत देने का काम नहीं किया है। ये सब क्यों हो रहा है? आप लोगों ने जो रिलीज दी है अंशु जी और लल्लन जी, वो आधी है, उसको पूरी दीजिएगा। आप लोगों ने जो नीचे एंटायर मैसेज था उसका नहीं दिया है, वो पूरी रिलीज दीजिएगा। नोटबंदी करी गई एक तुगलकी फरमान के द्वारा, और फिर एक गलत सलत जीएसटी लाया गया। तमामों कारखाने, तमामों व्यापार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन यह सरकार गलती नहीं मानती है। यह सरकार अंधाधुंध सरकारी कंपनियां बेच रही है। तो पहले तो प्राइवेट कल कारखाने बंद करा दो नोटबंदी और जीएसटी करके, और उसके बाद जब मुद्दे की बात करनी है तो सरकारी कंपनियां बेच दो। तो रोजगार बनेगा कैसे? रोजगार बनाने के तरीके भी नायाब हैं। अब अग्निवीरों के बाद बैंकों में भी 4 साल के लिए लोगों को किराए पे रखा जाएगा, और 23 साल का युवा रिटायर्ड घोषित हो जाएगा। अपने लड़कों को, बच्चों को भेजेंगे विदेश, और हमारे बच्चों के हाथ में या तो उनको गलत हरकतें सिखाएंगे या उनको अग्निवीर बनाकर 23 साल में रिटायर करेंगे। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कौन बनाएगा? आज 42% लोगों ने नौकरी ढूंढनी ही बंद कर दी है। वो इतने हताश, इतने नाराज हो चुके हैं। सरकार नौकरी बना नहीं रही है। जो कंपनी नौकरी बनाती है उनको बेचा जा रहा है। 60 लाख सरकारी पद केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खाली है। वो खाली क्यों है? क्योंकि आप ठेके पर लोगों की भर्ती करना चाहते हैं 4-4 सालों के लिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। 5 अगस्त को जब हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया, तो उन कानों पर भी जू रेंगी और उसकी गूंज पहुंची जिन पर जू नहीं रेंगती थी, और मुद्दा भटकाने के लिए एक व्यर्थ का शगुफा छोड़ा गया। आप कितने भी शगुफे छोड़िए, महंगाई तो कम कीजिए, रोजगार तो बनाइए। लगातार सड़क से संसद तक की लड़ाई
हम लड़ने को प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए 4 सितंबर को एक ऐतिहासिक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम महंगाई पर हल्ला बोल रैली है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर और आम जनता से, आम जनमानस से जिसकी कमर इस महंगाई ने तोड़ी है, हम यही आशा करते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए जो भी डिफरेंसेस हैं उसको भूलकर हमारे साथ जुड़िएगा और इस ऐतिहासिक रैली को सक्सेसफुल बनाइएगा। 4 सितंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली है जिसमें देश के तमामों कोनों से लोग आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस सोती हुई सरकार को जो हर बार मुद्दा भटकाने की, मुद्दा विहीन राजनीति करने की कोशिश करती है, उसको महंगाई पर हल्ला बोल करेगी और बेरोजगारी पर हल्ला बोल करेगी। आपके सवालों का स्वागत है। आशा करती हूँ सवाल पहले महंगाई पर। मुझे लगता है पत्रकार के नाते आप मुझसे जितने तीखे सवाल पूछिए मैं उसका स्वागत करती हूँ, आपके सवाल का भी स्वागत है। लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं। 410 का सिलेंडर अगर आज 1200 में बिक रहा है तो हमारे और उनके दामों को आप कंपेयर कर लीजिए, आप बेरोजगारी को कंपेयर कर लीजिए, आप महंगाई को कंपेयर कर लीजिए। और इतनी निर्लज्जता है इस सरकार में कि जब मुद्दों पे बात करो तो मुद्दा विहीन बात करते हैं। जब हम महंगाई पर हल्ला बोल रहे थे 5 अगस्त को तो ये कौन से शगुफे छोड़ रहे थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूँ। मेरा अपना मानना है कि बढ़ते हुए दाम पर अंकुश लगना चाहिए और लगना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दाम बेरोजगारी और कम आय और लो ग्रोथ के दौरान बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के 83% लोग पिछले 2 साल में उनकी आय घटी है, लेकिन 100 की बिलियनियर की संख्या 142 हो गई। 52 लाख करोड़ उनके ऐड हुए। कॉर्पोरेट टैक्स कट होता है, रसोई गैस का दाम क्यों नहीं कट हो सकता? तो मैं आपकी बात का स्वागत करती हूँ, समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आंकड़े बताते हैं आपको। और सब्सिडी हम देते थे, मोदी जी ने क्या किया? उज्ज्वला किया और गैस सिलेंडर पे सब्सिडी कम कर दी। 4.5 करोड़ महिलाएं जिनकी आंखों के आंसू आपको याद आते थे, आज आपको याद नहीं आते। क्यों नहीं 4.5 करोड़ महिलाएं भरा पा रही है गैस सिलेंडर? क्योंकि लोगों के पास 1200 रुपए गैस सिलेंडर भराने के लिए नहीं है। और मैं इस कमरे में कह सकती हूँ लोगों के पास नहीं है। आप गरीब, निम्न मध्यम वर्ग भूल जाइए, मध्यम वर्ग के पास भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना एक बात है, आज चुनी हुई सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन हैं, उनके पास नीति निर्माण का प्रयोजन है। और जब वैश्विक दाम घट रहे हैं तो दाम को ना घटाना कहीं ना कहीं सरकार का दोगलापन जरूर दिखाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके लिए रोड शो निकाला जा रहा है। लगातार देखा जाए तो बीजेपी पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है। झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, संगठन महामंत्री, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा डर यही है? महंगाई और बेरोजगारी ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट की नींद उड़ाई हुई है। और अगर ऐसा ना होता तो बहक कर उनके सांसद संसद में खड़े होकर सदन में ये ना कहते कि फ्री फंड का खाना खा रहे और महंगाई है ही नहीं। बहक कर निर्मला जी ये ना कहती मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती हूँ। आज ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसने सरकार की नींद उड़ाई हुई है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप जो भी कर दीजिए,
लेकिन देश के लोगों को आज ये दो मुद्दे बेहद सता रहे हैं और इसके समाधान की जरूरत है, मुद्दे भटकाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरों से सवाल लूँ फिर आपके पास। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इसी सवाल को भाजपा यूज करके बहकाती है लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं देना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा मैं एक आंकड़ा आपको दे देती हूँ। 3 चीजें जीएसटी के प्रारूप से बाहर रखी गई जब जीएसटी लाया गया। जो जीएसटी हम बात करते थे जीएसटी लाने की, वो जीएसटी था जिसमें हर चीज समावेशित होती, लेकिन क्योंकि मोदी जी को जल्दी थी, अपना नाम अपना स्टैंप लगाना था, तो जीएसटी जल्दी हबड़ तबड़ में ले आए। हबड़ तबड़ का प्रयास ये था कि पेट्रोल, डीजल, रियल एस्टेट और शराब आपका, ये 3 चीजें जीएसटी के प्रारूप से बाहर रही। क्योंकि बाहर रही तो स्टेट्स इस पर वैट लगाते हैं, ये बात मैं मानती हूं, लेकिन जो टोटल टैक्स अब पेट्रोल और डीजल पर सरकार इकट्ठा करती है, वो 3 तरह से इकट्ठा करती है। वो एक्साइज के माध्यम से इकट्ठा करती है, राज्य सरकारें उसको वैट के थ्रू इकट्ठा करती है, और केंद्र सरकार सेस लगा के इकट्ठा करती है। केंद्र सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 2014 से, 1-2 बार नहीं 13 बार, और 2 बार घटाई है। 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाली केंद्र सरकार ने अकेले 27 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। क्यों कमाए हैं? ये राज्यों के साथ साझा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको भी यहाँ पे बताना जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी 3 तरीके की होती है: बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज अगर बढ़ती है तो राज्यों के साथ साझा होती है, लेकिन इन मुनाफाखोरों ने बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ाई। जब 13 बार बढ़ाई तो स्पेशल और एडिशनल एक्साइज बढ़ाई गई, जो सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कोष में जाती है। राज्यों को जहां पर 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का मिलता था टैक्स 2014 के पहले, प्रति लीटर मिलता था डीजल पर, वो 57 पैसे हो गया है। तो राज्यों से यह अपेक्षा करना कि राज्य काट दे, चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो, मुझे लगता है थोड़ा बेईमानी है, बेईमानी है, ये गलत बात है। पैसा और मुनाफाखोरी केंद्र सरकार कर रही है, जब काटना है तो राज्य सरकार काटे। और एक बात और भी बतानी जरूरी है, 72,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों का केंद्र के पास जीएसटी के रूप में बकाया है। वो पैसा आप दे नहीं रहे हैं और वैट आप काट दो का जुमला चला रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये नाइंसाफी है किसी भी राज्य सरकार के लिए, कांग्रेस, विपक्ष या इवन भाजपा की सरकारों के लिए। और इसीलिए भाजपा के जो वित्त मंत्री है वो जीएसटी काउंसिल में कुछ और बोलते हैं, बेचारे कैमरे पर निकलकर कुछ और बोलने को विवश है। अभी मैं पहले महंगाई पर बात करूँ। 1 मिनट सर, आपका हो चुका है, मैं बाकी सवाल लेके आपके पास आऊँगा। और किसी को महंगाई पर सवाल पूछना है तो मेरा महंगाई से, हाँ बताइए। 2 मुद्दों पर मोदी जी की और भाजपा की नींद पूरी हुई है। क्या आपको लगता है कि इन 2 मुद्दों से 2024 के चुनाव में तस्वीर बदल जाएगी? दूसरे, आपने 28 लाख करोड़ की बात की, क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी इस कदर है कि जो 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाला गया था, 23 करोड़ वापस चले गए। पूंजीपतियों की संख्या 100 से 142 हो गई है, लेकिन 83% इस देश की आबादी आज 2 साल से कम कमा रही है। आप मुझे बताइए, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, लाखों एमएसएमई, छोटे मझोले उद्योग बंद हो गए। आप मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? जिस तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और एक बात ये भी सच है कि ना कोरोना के पीछे छुप सकती है सरकार और ना यूक्रेन की वॉर के पीछे छुप सकती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो कोरोना का पहला केस आने से पहले ही ठप हो चुकी थी, नोटबंदी और जीएसटी के कारण।
ग्रोथ रेट 8.2% था 2016 में, जो 2020 में कोरोना के पहले 4.1 होके आधा हो चुका था। तो मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था सुधरी है। 2024 ही नहीं, हर चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आज आम आदमी का जीना वाकई में दूभर हो चुका है। आप सुबह सोकर उठते तो आपको पता चलता है दूध 2 रुपए बढ़ गया, फलानी चीज 2 रुपए बढ़ गई, और हर कानून इस देश में अब गरीबों को छोड़ के अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको उपयुक्त स्पेस देंगे और इस पर बात करेंगे।